गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नए लेक्चर में। जैसा कि आप सभी को अभी तक हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में और बहुत सी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज मटेरियल के बारे में बता दिया है। और इसके पहले हमने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके पहले हमने जो भी आपके डिफरेंट कांस्टेंट होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं किसी भी मटेरियल के, वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक कि हमने आपको डिफॉर्मेशन इन बॉडी जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस भी करा दिया है। आज उसी को फर्दर और हम आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ने के लिए हम पिछली कुछ चीजों को फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको बताया था कि जब हम हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल पे, तो हम किसी भी इलास्टिक बॉडी में इजीली उसमें होने वाले एक्सियल लोड्स की वजह से उसमें होने वाले डिफॉर्मेशन को इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसा कि आपको बताया था कि मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है कुछ इस तरीके की रेक्टेंगुलर शेप में और उसकी लेंथ L है, और अगर हम उस पे कोई पुल अप्लाई कर रहे थे, कोई तनाव बल लगा रहे थे मान लो F का, और उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा था वो परिवर्तन हो रहा था डेल्टा L का, तो हमें यही परिवर्तन कैलकुलेट करना था, यही परिवर्तन निकालना था कि वास्तविकता में किसी भी बॉडी पे पुल या पुश लगाने के बाद, यानी तनाव बल या संपीड़न बल लगाने के पश्चात उसकी लंबाई में या उसकी विमा में वास्तविक परिवर्तन कितना हो रहा था, ठीक, या कितना हो रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको सामान्यतः एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था क्या? डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो F होता है कहीं कहीं इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के छात्र हैं, इतनी आपकी जनरल सेंस होगी, इतनी कॉमन सेंस होगी कि F या P हम जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहें, जो पुल या पुश अप्लाई हो रहा है उसको हम कर सकते हैं, फोर्स को। ठीक है, हमने आपको बताया था A है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, E बताया था यंग्स मॉडुलस, यंग्स प्रत्यास्थता गुणांक, L बताया था प्रारंभिक लंबाई इनिशियल लेंथ, और F बताया था टेंसाइल फोर्स या फिर कंप्रेसिव फोर्स। ठीक, ये हमने आपको बताया था। और डेल्टा एल क्या होता है? आपका चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। यहां तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी बॉडी में जब टेंसाइल तनाव या कंप्रेसिव संपीड़न बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन को कैलकुलेट करने के लिए हम सामान्यतः यह फार्मूला, यह सूत्र इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई। ये सूत्र आया कहां से था? ये भी हमने आपको बता दिया था कि हमने पढ़ा था कि एज पर हुक्स लॉ, हुक्स के नियमानुसार प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, और इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया। एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है यंग्स मॉडुलस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा विकृति का, और यहां से हम इसको और फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हम प्रतिबल को लिखते हैं बल बटा क्षेत्रफल F अपॉन A, इलास्टिक मॉडुलस को एज इट इज लिखेंगे, और विकृति को हम लिखते हैं लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक लंबाई। और इसी को और आगे तोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा लंबाई में परिवर्तन कितना आ रहा है, एफ एल अपॉन ए ई। ठीक,
चलिए यहां तक चीजें आपको जहां तक उम्मीद है समझ में आ गई होंगी कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी पिंड पे जब हम तनाव या संपीड़न बल लगाते हैं तो संपीड़न बल लगाने की वजह से उसकी लंबाई में, उसकी डायमेंशन में या फिर क्या कहते हैं परिवर्तन होता है। अब वो अब निर्भर करता है कि तनाव बल लगा रहे हैं या संपीड़न बल लगा रहे हैं। तनाव बल लगाने की वजह से लंबाई बढ़ती है तो डेल्टा एल हमारा ये आ जाएगा, और संपीड़न बल लगाने की वजह से कुछ न कुछ लंबाई में कमी आती है तो भी हम यही बल लगा करके उस लंबाई में कमी को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक सामान्यतः आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर हमने आपको बताया था कि ये किस नियमानुसार होता है, ये होता है हुक्स के नियम के अनुसार। और हुक्स का नियम कब एप्लीकेबल होता है? हुक्स का नियम एप्लीकेबल होता है कि बॉडी आपकी पहला ये इलास्टिक लिमिट तक एप्लीकेबल होता है, अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थ सीमा तक, प्रत्यास्थ सीमा तक आपका हुक्स नियम एप्लीकेबल होता है। दूसरा क्या होता है कि बॉडी, पिंड जो होना चाहिए होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपी। होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। अब हमने आपको शुरू में जब हम आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल की बता रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि होमोजीनियस का क्या मतलब होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि इलास्टिक, कांस्टेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज throughout the volume, यानी पूरे वॉल्यूम में किसी भी पिंड के हर बिंदु पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो होंगी अगर कांस्टेंट हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सबकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट भी कह सकते हैं या फिर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि थ्रू आउट द वॉल्यूम, ठीक है। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है? कांस्टेंट या सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। देखिए होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या होता है? सामान्यतः थ्रू आउट द वॉल्यूम और इन ऑल डायरेक्शन, ये डिफरेंस होता है होमोजीनियस और इलास्टिक प्रॉपर्टी में। यानी जब कभी भी किसी भी बॉडी पे क्या कहते हैं, बॉडी में या किसी पिंड में हर बिंदु पे उसकी जो प्रत्यास्थता है, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टीज प्रत्यास्थ गुण है, प्रत्यास्थता के गुण हैं, वो समान होंगे, कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे, तो उस स्थिति में उस बॉडी को हम बोलेंगे होमोजीनियस। लेकिन हर बिंदु पे ना समान होके हर दिशा में अगर समान होंगे तो उसको बोलेंगे हम आइसोट्रॉपी। तो ये दो बेसिक एजम्पशंस हैं हुक्स लॉ के एप्लीकेबल होने के। यानी हुक का नियम कब आपका एप्लीकेबल होता है? जब बॉडी हमारी इलास्टिक लिमिट तक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। दूसरा, बॉडी होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए, ठीक है। होमोजीनियस के बारे में हमने आपको बता दिया कि कांस्टेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम, और आइसोट्रॉपिक का कांस्टेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ये हमने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया आपको सामान्य किसी भी बल पर लगने वाला, आपका बल लगाने के पश्चात उसमें होने वाले इलोंगेशन यानी या होने वाले डिफॉर्मेशन, एक्सियल इलोंगेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन जो भी है, उसकी वजह से होने वाले आपके क्या कहते हैं परिवर्तन, जो एक्सियल डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। अब आगे हम देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट टाइप या डिफरेंट शेप्स की अगर बॉडी है, उस पे अगर बल लगाया जा रहा है, संपीड़न बल लगाया जा रहा है या तनाव बल लगाया जा रहा है, तो उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा और कितना परिवर्तन आएगा, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सामान्यतः सबसे पहला केस तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। पहला केस क्या है कि मान लो कि इस तरीके से कोई बॉडी है, कोई पिंड है, आप लोग को दिख रहा होगा उम्मीद है, कुछ इस तरीके की कोई बॉडी है और इस पे एक तनाव बल लगाया जा रहा है P का। इसकी प्रारंभिक लंबाई है L। ये चीज मैं 1 से 2 बार पहले बता चुका हूं, इस पे मैं सवाल भी करा चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पहला केस है, ये केस 1 है आपका, कि इस तरीके की अगर कोई बॉडी दी हुई है तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन कैलकुलेट करना है, उसमें डिफॉर्मेशन परिवर्तित करना है, एक्सियल डिफॉर्मेशन, अक्षीय परिवर्तन, अक्षीय क्या कहते हैं, जो भी चेंज आ रहा है आपका, ठीक है, अक्षीय बल की वजह से एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई होने पे। तो हमने कहा कि मान लीजिए इस पे इतना फोर्स लगाया गया, कुछ समय के पश्चात इसकी लंबाई, स्वाभाविक सी बात है तनाव बल लग रहा है तो लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। अब इसकी लंबाई में परिवर्तन आया, L प्लस डेल्टा L इसकी लंबाई हो गई, यानी जो लंबाई में परिवर्तन आया वो आया डेल्टा L का। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन कितने का आया? डेल्टा L का लंबाई में परिवर्तन आया। तो हमने आपको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है कि जो डेल्टा L अगर हमको कैलकुलेट करना है तो डेल्टा L इज इक्वल टू होता है PL अपॉन AE। तो लंबाई में होने वाला परिवर्तन कितना आया? PL अपॉन AE, यानी तनाव बल लगाने के पश्चात इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आया? PL अपॉन AE। हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम आपको कई बार इसको बता चुके हैं। अब उसके बाद, अब मान लीजिए कि कोई इस तरीके की बॉडी है, यहां इसका डायमीटर है D1 और यहां इसका डायमीटर है D2। ठीक है, इसकी लंबाई है L, इसकी लंबाई है L। देखिए, हम प्रूविंग कराने पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में प्रूविंग से हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन आता है, तो इस वजह से आप सीधे सीधे हम आपको फॉर्मूले बता देंगे। अगर आपको लगता है कि प्रूविंग आपको आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आपको क्या कहते हैं प्रूफ जरूरी है आना, तो आप हमको बता देंगे, हम आपको और क्लास में इस चीज की प्रूविंग बता देंगे। फिलहाल हमें नहीं लगता कि प्रूविंग इसकी नेसेसरी है, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूला इसका आना जरूरी है, इस वजह से हम इसको आपको बता देते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई बल है और उस पे इस तरीके की कोई पिंड है और उस पे एक तनाव बल लग रहा है P इधर से और P इधर से, और इसमें पूछ ले कि इसकी लंबाई में परिवर्तन इस तरह की बॉडी में कितना आएगा जब आपका तनाव बल लगाया गया है। यानी अगर कोई इस तरीके का पिंड है, इस तरह की बॉडी है जिसका ये डायमीटर D1 है और ग्रेजुअली वेरी कर रहा है डायमीटर D2 L लेंथ तक, ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले तो इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे हम आप फार्मूला लिख लो इस चीज का कि डेल्टा L इज इक्वल टू होता है PL अपॉन पाई बाई 4 D1 D2। ठीक है, पाई बाई 4 D1 D2 इंटू E। तो ये इसकी लंबाई में परिवर्तन आता है जब हम कभी भी इस तरह की बॉडी पे इलोंगेशन फोर्स अप्लाई करते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होगा कि सर कैसे आ गया, ये फार्मूला आया कैसे? तो इस फार्मूले को लाने के लिए, चलिए आपका अगर एक प्रश्न है ये, तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम आपको बता देते हैं किस तरह से होगा। तो इसको करने के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली, क्योंकि ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, हमको पता तो है नहीं किस तरीके से फोर्स इसमें हमारा लग रहा है, और इस स्ट्रिप की जो
डेप्थ ले ली हमने, ले ली dx, क्या ले ली dx, और यहां से लेकर के यहां तक की इसकी जो डिस्टेंस है ये x है, क्या ले ली x। अब अगर हमें ये पता करना है कि इसकी वास्तविक इसका डायमीटर क्या होगा, अगर हम ये d1 दिया है d2 दिया है और हमको इस जगह पे इसका जो डायमीटर है ये पता करना है तो क्या होगा, d पता करना है, क्योंकि जब तक हमको d नहीं पता होगा तब तक हम ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसमें एक्चुअल इलोंगेशन कितना हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, बेसिकली जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे आप, तो आपने मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, और उसके पहले 12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन का जनरली उपयोग क्या है, यूज क्या है? जनरली इंटीग्रेशन का यूज ये है कि किसी भी बॉडी में कोई बड़ी बॉडी है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उसमें होने वाला डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, और उसमें किसी भी तरीके का चेंज या फिर किसी भी तरीके की कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम पूरे का एरिया, पूरे का वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई छोटा सा सेक्शन कट कर लेते हैं और उस छोटे सेक्शन को हम पूरी लेंथ के अलोंग या पूरे एरिया के अलोंग या पूरे वॉल्यूम के अलोंग हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, एक कर्व मान करके एक हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि उसमें उसके क्या कहते हैं, लंबाई में कितना परिवर्तन आया, या उसका वॉल्यूम कितना है, या उसका एरिया कितना है। ये कैलकुलेट करने का इजी तरीका होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रिप कट कर ली dx की, जिसका डायमीटर d है यहां से और x डिस्टेंस पे। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो लंबाई में परिवर्तन आता है, जो डेल्टा L आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE। देखिए कितना पुल लगा रहे हैं ये हमको पता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, हमको पता है, लंबाई हमको पता है, इलोंगेशन हमको पता है, एरिया हमको नहीं पता है कि इस पिंड का यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया कितना है। यानी अगर हमको इसमें आने वाले परिवर्तन को निकालना है, इसकी लंबाई में आने वाले परिवर्तन को निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके एरिया को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके एरिया को कैलकुलेट करके हम इसको लंबाई के सापेक्ष हमें इसको क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि पहले इसका डायमीटर यहां पे कितना है, डायमीटर इसका यहां पे कितना है, क्योंकि इसका यहां पे जितना डायमीटर होगा उसी के बेसिस पे हम इसका सर्कुलर सेक्शन एक फॉर्म होगा, क्योंकि हमने क्या बताया, ये डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है, कुछ इस तरीके का शेप है हमारा। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप है, तो हमको अगर इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा। अब दो तरीके हैं सिंपली इसमें, एक तो आप यहां पे समरूप त्रिभुज वाला नियम लगा दें इस तरीके से। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज वाला जब नियम लगाएंगे आप, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। अगर हम देखेंगे तो हमको अगर d कैलकुलेट करना है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो इतना डायमीटर, ये वाला डायमीटर। ठीक है, यानी ये कितना है आपका, d1 है, प्लस फिर उसके बाद ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों जोड़ देंगे तो निकल आएगा। अब हमको जरा बताइए कि समरूप त्रिभुज अगर हमको लगाना है तो हमको ये कुछ इस तरीके की ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। चलिए हम नीचे बना देते हैं इस चीज को कि ये इस तरीके की ट्रायंगल आपकी फॉर्म हो रही है। इसको हम 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं ना। ठीक है, हमको यहां पता करना है डायमीटर इसका, ये हमको पता है d1 है, हमको ये पता करना है और ये पता करना है। पहले तो ये बताइए कि ये कितना होगा,
देखिए ये D1 है, ये पूरा D2 है। तो अगर हम D1 माइनस D2 कर दें तो हमें पता चल जाएगा इसका और इसका दोनों का सम, और आधा कर दें तो हमें पता चल जाएगा D1 माइनस D2 बटा 2। ये भी हो जाएगा D1 माइनस D2 बटा 2। अब हमको ये कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा D1, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी x है, ये कैलकुलेट करना है। तो मान लो ये h है, तो यहां से हमको h कैलकुलेट करना है, तो h अपॉन x समरूप त्रिभुज h अपॉन x इज इक्वल टू D1 माइनस D2 अपॉन 2 और अपॉन L। तो h हमें पता चल गया कितना, h हमें पता चल गया D1 माइनस D2 अपॉन 2L इंटू x। ये हमें h पता चल गया, और जो h ये होगा वही h ये भी होगा, ये भी h है, ये भी h है। तो अगर हमको पता करना है कि एक्चुअल डायमीटर इसमें कितना, इसका डायमीटर कितना आ रहा है d, तो डायमीटर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा D1 प्लस 2h। तो D1 प्लस 2h कितना आया हमारा D1 माइनस D2 अपॉन 2L इंटू x। तो यहां से कर देंगे हम, सॉरी D1 माइनस D2 नहीं होगा क्योंकि D2 बड़ा है ना, D1 थोड़ी बड़ा है। तो यहां से इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, गलती होगी सॉरी, D2 माइनस D1, ठीक है। और यहां से भी इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा कि h इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू D2 माइनस D1 अपॉन 2L इंटू x, ठीक है। ये आ गया h। तो D2 माइनस D1 अपॉन 2L इंटू x, ये आ गया आपका यहां का डायमीटर, ठीक है। ये आपका यहां का डायमीटर आ गया। अब अगर हम आपसे कहें कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो हमको पता है कि किसी भी सर्कुलर एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 ब्रैकेट में D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन 2L इंटू x का होल स्क्वायर। ये हो गया। यहां तक आपको जहां तक उम्मीद है समझ में आ गई होंगी चीज। अब हमको एरिया पता चल गया, हमको निकालना है कि इसमें इलोंगेशन कितना आएगा। तो इलोंगेशन कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे इलोंगेशन करेंगे, हमने कहा कि डी डेल्टा, इसमें बहुत छोटा इलोंगेशन होगा इस बॉडी में, यानी डी डेल्टा एल या डी डेल्टा एल हमको इलोंगेशन कैलकुलेट करना है। तो यानी बहुत छोटा इसमें चेंज होगा, छोटी सी बॉडी हमने कट करी है, तो इसमें जो चेंज होगा डी डेल्टा एल का होगा। किसका चेंज होगा, डी डेल्टा एल का चेंज होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर हमको इसमें कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एल को हम इंटीग्रेट कर देंगे डी डेल्टा एल को 0 टू एल के बीच में। यानी अगर छोटी सी बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आ रहा है डी डेल्टा एल का वो हम निकाल लें, तो हम 0 टू एल तक इसको इंटीग्रेट करके इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना उसमें डिफॉर्मेशन पूरी बॉडी में आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल तरीका था, मतलब ये इसका प्रोसीजर है। अब अगर हमको डी डेल्टा एल कैलकुलेट करना है सिंपली, तो पहले तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पी कितना एरिया कितना कैलकुलेट किया था, एरिया हमने कैलकुलेट किया था ए इज इक्वल टू D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन 2L x का स्क्वायर इंटू पाई बाई 4। ये हमने एरिया कैलकुलेट किया था, ठीक है।
अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम 0 टू एल रखेंगे। अब डी डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी डी एक्स अपॉन ए ई, 0 टू एल, पी डी एक्स अपॉन 2 ए ई। डी एक्स किस लिए, क्योंकि बहुत ही छोटी लंबाई में हम डी एक्स में चेंज देख रहे हैं ना, और उसी को 0 टू एल इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो हम सारी वैल्यूज को, डेटा को एज इट इज रख देंगे। 0 टू एल पी डी एक्स अपॉन एरिया कितना है आपका, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन 2L इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू पाई बाई 4। ये आपका एक्चुअल इंटू ई। ये आपका एक्चुअल में निकल के चला आया टर्म पूरा कि टोटल इलॉन्गेशन किसी होगा। इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, निकल के आता है पी एल अपॉन पाई बाई 4 D1 D2। अब तो आप निश्चिंत रहिए कि यहां तक चीजें आपको इसी तरीके की, अगर कोई बॉडी ट्रेपेजियम शेप में दी हुई है या तो हम उसमें किसी डिफॉर्मेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हम आपको इसको ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कैसे, कि मान लीजिए कुछ इस तरीके की आपकी बॉडी है जिसका इनिशियल डायमीटर D1 है, फाइनल डायमीटर D2 है, मतलब एक एंड पे डायमीटर D1, दूसरा लेंथ के अकॉर्डिंग इसका चेंज हो रहा, डायमीटर D2 हो गया। पुल P अप्लाई हो रहा है, यानी तनाव बल P अप्लाई हो रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने एक छोटा सा सेक्शन कट किया यहाँ पे ये, और जहां से इसकी लंबाई x है यहां से यहां तक की dx का सेक्शन कट किया। डायमीटर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये D1 हो गया और ये इसको h माना, और उसके बाद हमारा जो डायमीटर हो जाएगा D1 प्लस 2h हो जाएगा। h कैसे निकालेंगे हम, समरूप त्रिभुज से। ये हो जाएगा आपका D2 माइनस, ये हो जाएगा D2 माइनस D1 बटा 2, और ये हमारा h है तो यहां से हम समरूप त्रिभुज लगाएंगे तो h निकल जाएगा D2 माइनस D1 अपॉन 2L इंटू एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा डेटा जो है आपका निकल के आया। उसके बाद फर्दर हमने उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमें जो डेटा मिला, यानी जो हमें इलॉन्गेशन मिला इस तरह की बॉडी में, हम इसको क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन इन दिस टाइप ऑफ बॉडी, और इसको हम क्या बोलेंगे फिर, पाई पी एल अपॉन पाई बाई 4 D1 D2। तो उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी है, केस 3, केस 3 क्या है कि मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके की कोई बॉडी है, कुछ इस तरीके की कोई बॉडी है, और इसकी प्रारंभिक लंबाई है L, इसकी प्रारंभिक लंबाई है L, यंग्स मॉडुलस E, यंग प्रत्यास्थता गुणांक E, ठीक है, यंग्स प्रत्यास्थता गुणांक E, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये इतना डेटा हमको दिया है, और इस पे किसी तरीके से, और इसका यूनिट वेट लैम्डा दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से डेटा आपका दिया है। यूनिट वेट आपको पता होगा क्या होता है, यूनिट वेट आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, या फिर यूनिट वेट आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा जब आप फर्स्ट ईयर में रहेंगे। तो यूनिट वेट होता है आप क्या पढ़ते हो, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वेट क्या होता है, वेट स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं,
वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं भार बटा आयतन। ठीक है, इसको बोलते हैं भार बटा आयतन। इसको यूनिट वेट भी, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब कह रहा है कि इस तरीके की कोई बॉडी है, आपका एक तरफ फिक्स है और लटक रही है। अब इसमें कह रहा है कि इसके खुद के वेट की वजह से, इसके खुद की भार की वजह से इसमें कितना लंबाई में परिवर्तन आएगा, इसकी लंबाई कितना बढ़ेगी या फिर कितना, क्या कहते हैं, परिवर्तन आएगा, इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी बॉडी में होने वाला जो इलोंगेशन है, वो जो चेंज है, वो एक बेसिक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। बेसिक फॉर्मूला कहां से आया है वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम हुक का नियम पढ़ते हैं तो उसके अनुसार वहां से वो फॉर्मूला आपका डेवलप हुआ है। अब इसी को जब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका हम वेट कैसे चेंज आएगा। वेट चेंज आने के लिए हमने क्या कहा आपसे कि जब कुछ इस तरीके की बॉडी दी हुई हो, आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताने को मैं सीधे सीधे आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, बताने को सीधे सीधे मैं इसको आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि इसकी बॉडी के में जो डिफॉर्मेशन आएगा, जो लंबाई में परिवर्तन आएगा, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2e। ये आता है, इसको आप याद कर सकते हैं, लेकिन याद कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में शायद ये है कि इसकी प्रूविंग या इसकी हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आया है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि किसी भी इस तरीके की बॉडी में अगर डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए कि हमने एक स्ट्रिप कट कर लेना चाहिए। हमने एक स्ट्रिप कट कर लिया भैया, यहां पे स्ट्रिप की जो डायमेंशन है वो है dx और स्ट्रिप की जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो है x। अब हमको अगर कैलकुलेट करना है कि इस बॉडी में डिफॉर्मेशन कितना आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इस स्ट्रिप में आने वाले डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लें और उसको हम इंटीग्रेट कर दें 0 से L तक, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी लंबाई में उसके वेट की वजह से, उसके भार की वजह से कितना परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमने ये ले लिया। अब हमको अगर ऐसा है हमको, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का हमें वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा यूनिट वेट के टर्म में। इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का हमको यूनिट वेट के टर्म में वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करना कि ये स्ट्रिप हम काट करके यहां बाहर निकाल लेते हैं। हमने ये स्ट्रिप काट करके बाहर निकाल दिया और उसके नीचे की जो बॉडी है हमने उसको भी यहां ले लिया, इसके जो नीचे का हिस्सा है उसको हमने ले लिया। ठीक है, उसके नीचे का जो हिस्सा है हमने उसको ले लिया। अब एक बात बताइए कि कोई भी बॉडी होती है उसका जो वेट होता है उसके केंद्र पे निर्भर करता है। कहां डिपेंड करता है? उसके केंद्र पे, उसके सेंटर पे। यानी इस बॉडी का जो वेट होगा इसके सेंट्रॉइड पे होगा। ठीक है, तो बॉडी का वेट कितना होगा, उस बॉडी का वेट कितना होगा, यूनिट वेट क्या होता है आपका, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट क्या हो जाएगा, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो यूनिट वेट कितना है, लैम्डा। वॉल्यूम क्या होता है, क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बॉडी की, यहां से यहां तक बॉडी की लेंथ कितनी है, x, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है x। तो ये इसका टोटल वेट है जिसकी वजह से इसमें इलोंगेशन हो रहा है। ये टोटल वेट है जिसकी वजह से इसमें इलोंगेशन हो रहा है। अब अगर इतना बल नीचे की ओर इस बॉडी पे लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना बल लगेगा और इस पिंड पे भी उतना ही बल आपका नीचे की दिशा में काम करेगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको कि अगर इस बॉडी पे हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रिप कट कर लिया dx का, इसके नीचे की ये जो बॉडी है
हमने इसकी की नीचे की जो ये बॉडी है इसको भी ले लिया। हमने कहा कि इस बॉडी पे नीचे की ओर जितना वेट काम करेगा ये ऊपर की ओर उतना ही बल लगाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम आपने पढ़ा होगा, तो उसके अनुसार तो इस बॉडी पे भी उतना ही बल आएगा नीचे की ओर जितना ये ऊपर उसको लगा रहा होगा। ठीक है, तो इतना ही वेट नीचे की ओर इसमें आएगा। तो अब अगर हमको इस बॉडी पे लगने वाला बल किसकी वजह से आ रहा है? उसके खुद के भार की वजह से। तो अगर हमें इसका खुद का भार कैलकुलेट करना है तो P कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू ए इंटू एक्स। इस पे लगने वाला भार आ गया हमारा लैम्डा इंटू ए इंटू एक्स। ठीक है, अब लैम्डा इंटू ए इंटू एक्स आ गया। हमको पता है कि बॉडी में इसकी छोटी सी स्ट्रिप में अगर हमको डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो इसकी छोटी सी स्ट्रिप में डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी छोटी सी स्ट्रिप में डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है? डी डेल्टा एल छोटी सी बॉडी, ये जो छोटी सी स्ट्रिप कट करी है इसमें डिफॉर्मेशन डी डेल्टा एल का होगा। और ये डिफॉर्मेशन आपका कितना होगा? डी डेल्टा एल कितना हो जाएगा आपका? फॉर्मूला क्या होता है? पी एल अपॉन ए ई। कितना फॉर्मूला होता है? पी एल अपॉन ए ई। लेकिन ये बताइए यहाँ P कितना है आपका? P कितना है? फॉर्मूला क्या होता है? पी एल अपॉन ए ई। लेकिन P कितना दिया है बॉडी में? लैम्डा ए एक्स। L कितना होगा? इस बॉडी की लंबाई कितनी है जो क्रॉस सेक्शन स्ट्रिप मैंने कट करी है? dx स्ट्रिप है dx अपॉन एरिया बॉडी का वही रहेगा एज इट इज A और E। ठीक है, अब हमने कहा कि ये आपका इस छोटी सी स्ट्रिप, छोटी सी पट्टी में होने वाला इलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डी डेल्टा एल। अब अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, हम इसको रफ करते हैं, यूनिट वेट समझाने के लिए हमने लिखा था इसको। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि पूरी लंबाई में परिवर्तन निकालना है तो हमने कहा था कि छोटी सी पट्टी में होने वाले परिवर्तन को आप निकाल लो और उसको 0 से L तक आप उसको इंटीग्रेट कर दो, समाकलन उसका कर दो। तो 0 से L तक जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको पूरी लंबाई में परिवर्तन पता चल जाएगा। तो पूरी लंबाई में होने वाला परिवर्तन डेल्टा एल हमारा यहां से निकल जाएगा क्या? 0 टू L डी डेल्टा एल। 0 टू L आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? लैम्डा ए एक्स डी एक्स अपॉन क्या? ए ई। ए से ए कट गया आपका, लैम्डा एक्स डी एक्स अपॉन ई आ गया। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन 2e। इंटीग्रेट कहां से? 0 से L तक। ठीक है, तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा आपका? लैम्डा एल स्क्वायर टू ई, लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2e। ये आपका इलोंगेशन आ गया बॉडी में जो हमने यहां लिख रखा है। ठीक है, जो हमने यहां पे लिख रखा है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आएंगी मैं फर्दर फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को, एक बार ध्यान से सुनिएगा कैसे किया था हमने कहा कि इस बॉडी में हमको टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना है, डिफॉर्मेशन लेंथ कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से? जो इसका भार आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वजह से। यूनिट वेट आपका लैम्डा है। ठीक है, तो लैम्डा यूनिट वेट है, उसके खुद के भार की वजह से आने वाले लंबाई में परिवर्तन को हमको कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा कि हमने एक स्ट्रिप कट कर ली, उस स्ट्रिप पे यानी एक पट्टी काट ली और उस पट्टी पे आने वाले परिवर्तन को अगर हम निकाल लेंगे और उसके बाद उसको हम समाकलन कर देंगे 0 से L यानी लंबाई तक में पूरा, तो हमें पता चल जाएगा कि उस पूरी बॉडी पे कितना परिवर्तन आ रहा है, उस बॉडी में कितना इलोंगेशन आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है डायमेंशन में। तो हमने इस पट्टी को काटा जिसकी चौड़ाई जिसकी आपकी कितनी dx इसकी लेंथ है। ठीक है, उसके बाद हमने कहां से कहां तक कट करा? 0 टू x डिस्टेंस तक, सॉरी x डिस्टेंस तक कट करा। हमने उस पट्टी को नीचे काट के हम ले आए तो हम देख रहे हैं कि इसके नीचे वाली बॉडी पे जितना बल लगेगा
उतना ही बल वो लगेगा हमारा उस पट्टी पे, क्योंकि हमारा जितना बल ये इसके ऊपर विक्षेपित करेगा उतना ही बल वो उसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो इस बॉडी पे नीचे की दिशा में लगने वाला बल कितना है, उसका खुद का भार। अब भार क्या है, यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यानी जो आपका इकाई भार गुणे आयतन। तो इकाई भार कितना दिया हुआ है, लैम्डा। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है बॉडी का, ए ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है, और यहां से यहां तक की लंबाई x है, तो इस पे लगने वाला खुद का भार वेट की वजह से जो होगा लैम्डा इंटू ax हो गया, और वही भार इस पट्टी पे लगेगा। जब इतना पता चल गया तो हमको सामान्य फार्मूला पता है लंबाई में परिवर्तन निकालने का, PL/AE या FL/AE। तो हमने उस फॉर्मूले में इस पट्टी पे लगने वाले बल को कैलकुलेट कर लिया, d डेल्टा L, यानी छोटा सा बल लैम्डा ax dx/AE हम यहां से कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हमने उसको 0 to L इंटीग्रेट कर दिया, और हमको निकल के आ गया कि भार की वजह से होने वाला लंबाई में परिवर्तन लैम्डा L²/2E ये होता है। ठीक है, जहां तक उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लो कि अगर हमसे ये कह दिया जाए कि इसको वेट के टर्म में कैसे लिखेंगे हम, कि इसके खुद के भार की टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके वेट के टर्म में, तो हमको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वेट क्या कहते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब अगर हम लैम्डा को लिखना चाहें भैया यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, भार। अगर दिया होता भार इसका ये है तो पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम लिख सकते हैं भार बटा एरिया गुणे पूरी लंबाई L, A इंटू L। तो लैम्डा की जगह हम A इंटू L पुट कर देते, तो जब हम लैम्डा की जगह A इंटू पुट कर देते, तो A इंटू L इंटू L² A इंटू L इंटू, सॉरी वेट कैलकुलेट करना ना, A इंटू लैम्डा की जगह हमको गलत कर रहे हैं, सॉरी, लैम्डा की जगह हमको क्या लिखना है, वेट अपॉन A इंटू L ना, तो W इंटू L² A इंटू L इंटू 2E। तो यहां से L से L एक कट जाएगा हमारा, तो हमारा जो निकल के आएगा, तब हमारा इलोंगेशन जो निकल के आएगा दैट विल बी WL/2AE। ठीक है, WL/2AE, यानी खुद के भार की वजह से जो उसकी लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, डेल्टा L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, WL/2AE। ठीक, इससे ये सिद्ध होता है कि अगर उतने ही भार का कोई बल लगाया जाता तो उसकी वजह से जो लंबाई में परिवर्तन आता वो कितना आता हमारा। यहां तक चलिए हम इसको अगले साइड पे समझाते हैं आपको, कि जब हमको फॉर्मूला क्या मिला था, इलोंगेशन इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट, खुद के भार की वजह से लेंथ में परिवर्तन कितना आ रहा था, डेल्टा L इज इक्वल टू आ रहा था लैम्डा L²/2E। अब चूंकि हम लैम्डा इज इक्वल टू वेट अपॉन A इंटू L लिख सकते हैं, तो हमने इसको यहां पे लिख दिया, डेल्टा L इज इक्वल टू वेट इंटू L²/2, ये 2E है ना, 2 इंटू A इंटू L इंटू E। इसी को हम फर्दर और तोड़ेंगे तो L से L कट जाएगा आपका, तो आ जाएगा WL/2AE। अगर बॉडी पे बॉडी का वेट W है, बॉडी का भार, पिंड का भार W है, तो उसकी वजह से उसकी लंबाई में परिवर्तन कितना आएगा, WL/2AE। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम आगे समझते हैं क्या, कि मान लो कि ऐसी ही कोई बॉडी है, ऐसे लटक रही, इसमें खुद की भार की वजह से नहीं, इसमें W बल ही नीचे की ओर लगाया जा रहा है, जितना उसका भार है उसके बराबर बल ही लगाया जा रहा है, लंबाई इसकी L है, तो इसकी वजह से इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना आएगा भैया, इसकी वजह से इसकी लंबाई में परिवर्तन सीधे सीधे क्या आता है, PL/AE, तो WL/AE आएगा। ठीक है, WL/AE, इसको डेल्टा L1 से रिप्रेजेंट कर दो आप,
है ना। अब हमको जरा ये बताना कि डेल्टा एल और डेल्टा L1 में यानी उतना ही जितना उसका भार है उतना ही अगर हम एक्सियल पुल एक्सियल तनाव बल लगाएंगे तो हमारा डिफॉर्मेशन यानी जो एलोंगेशन आ रहा है WL/A ही आ रहा है, लेकिन अगर खुद की भार की वजह से देखेंगे तो WL/2A ही आ रहा है। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि खुद की भार की वजह से जितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, यानी अगर हम ये कह दें 2 इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1, तो ये गलत नहीं होगा, जहां डेल्टा एल क्या है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, यानी स्वयं की भार की वजह से परिवर्तन, इलोंगेशन आफ्टर अप्लाइंग एक्सियल लोड इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। यानी बॉडी के भार के यानी पिंड के भार के बराबर अगर हम लॉन्ग लेंथ भार लगा रहे हैं तो उसकी वजह से परिवर्तन जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अब बचता है न्यूमेरिकल भी हम अगली क्लास में कराएंगे। उसके पहले थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट और बचे हैं, थोड़े थोड़े फॉर्मूले और बचे हैं, हम उसको आपको और एक्सप्लेन करके और खत्म फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, अब पढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने जूनियर्स को बताएं कि आपका ऑलमोस्ट 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। हमारे जो भी वीडियोस पढ़े हैं आप उनको देख करके इजीली चीजों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।